हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। हमारी आज की वीडियो में हम जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उसके अंतर्गत जो स्मारक, भवन, कलाएं और जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मृत भांड या मिट्टी के बर्तन। तो मृत भांडों का प्रचलन नवपाषाण काल से माना जाता है। नवपाषाण काल में किस प्रकार के मृत भांड मिलते थे? उत्तम मृत भांड। हड़प्पा या सैंधव काल में लाल मृत भांड, उत्तर वैदिक काल में चित्रित या धूसर मृत भांड और मौर्य काल में काले पॉलिशदार मृत भांड प्राप्त होते हैं। फिर आता है स्मारक और भवन। तो स्मारक भवन निर्माण की जो शैलियाँ प्रचलित थी तो उनमें सबसे पहले है ये नागर शैली। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणिक होते थे। उड़ीसा के समस्त मंदिर नागर शैली के हैं। जो ये अपवाद बेताल देव का जो मंदिर है इसमें अपवाद पाया जाता है। नागर शैली का विकास नगरों से हुआ। नागर शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ। प्रारंभिक मंदिरों की छतें जो थी वो सपाट होती थी, लेकिन आगे चलकर मंदिरों के शिखर भी बनवाए जाने लगे। शिखर मंदिर का पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। जो ये शिखर मंदिर पहले छतें सपाट होती थी, बाद में शिखर भी बनाए जाने लगे, तो उसका सबसे पहला उदाहरण जो है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जिसे गुप्तकालीन शासकों ने बनवाया था। इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। फिर आती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का विकास दक्षिण भारत में कृष्णा से कन्याकुमारी तक हुआ। द्रविड़ शैली की शुरुआत पल्लव काल से हुई तथा इसका चरमोत्कर्ष चोल काल में दिखता है। चोलकालीन शासक राज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर, कहाँ है ये? तमिलनाडु में का वृदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण है। कुभ पंजर, उपपीठ, विमान, पिरामिड आकार का शिखर एवं गोपुरम द्रविड़ शैली की विशेषता है। ये सारी जो है द्रविड़ शैली की ये विशेषताएं हैं। फिर आती है वेसर शैली। वेसर शैली का विस्तार विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक था। यह शैली द्रविड़ तथा नागर शैली का सम्मिश्रण था। वेसर शैली के मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे। चालुक्य व होयसल मंदिर वेसर शैली के हैं। फिर आता है स्तूप और समाधि। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके भस्मावशेषों को 8 भागों में, जो उस टाइम के शासक थे उन्होंने 8 भागों में बांट दिया और इन भस्मावशेषों को लेकर अजात शत्रु ने सबसे पहले राजगृह के स्तूप का निर्माण कराया। फिर आता है मूर्ति कला। भारत में मूर्ति कला का श्री गणेश गंधार क्षेत्रों में यूनानियों के द्वारा किया गया, जिसका पूर्ण रूपेण विकास कनिष्क के काल में हुआ, जो निम्न है। कुषाणों के समय कला एवं स्थापत्य की 2 शैलियाँ प्रचलित थी। एक है गंधार कला और दूसरी मथुरा कला। तो पहले देखते हैं गंधार कला। गंधार कला को यूनानी बौद्ध कला या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। गंधार कला का विकास गंधार क्षेत्र के आसपास व गंधार कला में मुख्यतः काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया। गंधार कला में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां बनी हैं। गंधार कला के केंद्र नगरहार, बामियान, स्वाद घाटी, पुष्कलावती, तक्षशिला, कपिशा व बल्ख है।
बामयान से बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मिली है, कितनी? 53 मीटर वो ऊंची है। फिर है मथुरा कला। इस कला का विकास मथुरा के आसपास हुआ। मथुरा कला की मूर्तियों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। जो गंधार कला थी उसमें काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग हुआ था, और जो मथुरा कला है वो उसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मथुरा कला में नग्नता के स्थान पर आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले मथुरा में ही बनी थी, तथा शिव और पार्वती की प्रतिमा जो है ये भी सबसे पहले इसी कला में बनी है। फिर आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले यहाँ आते हैं यूनानी यात्री। इनमें टोपियस, टेपियस, हेरोडोटस, निरियकस, मेगास्थनीज, डायोनीसियस, टॉलेमी और डाइमेकस आते हैं। चीनी यात्रियों में फाहियान, सुंगयुंग, वेनसांग, इत्सिंग, मतवलिन, थाओजू हुआ आते हैं। और अरबी और फारसी लेखकों में सुलेमान, अल-मसूदी और अल-बरूनी है। कुछ अन्य लेखक भी हैं देखिए, जिनमें है तारानाथ। यह तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर आता है मार्को पोलो। यह वेनिस यात्री था जो 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देश की यात्रा पर आया था। उसका विवरण पांड्य इतिहास के लिए उपयोगी है। फिर कुछ प्रमुख यात्रियों के विवरण हैं, तो उनमें है यूनानी यात्री हेरोडोटस। हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था। हेरोडोटस को यूनानी दार्शनिक सिसरो ने इतिहास का पिता कहा है। देखिए, जो हेरोडोटस था उसको इतिहास का पिता किसने कहा? सिसरो ने कहा। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था, और इसकी पुस्तक हिस्टोरिका है। जो इसकी पुस्तक है वो हिस्टोरिका है। फिर आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज 305 या 304 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें उसने मौर्य युगीन समाज, संस्कृति व नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। इंडिका ग्रीक भाषा में लिखी गई है। इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज बताता है कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र को भारत का सबसे बड़ा नगर इसमें बताया गया है, जिसकी लंबाई 80 स्टेडिया, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 किलोमीटर आएगा, तथा चौड़ाई 15 स्टेडिया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में जो है कभी अकाल नहीं पड़ा। फिर आता है टॉलेमी। टॉलेमी रोम का रहने वाला था। इसने भारतीय बंदरगाहों एवं आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं के साथ साथ व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी है। जो टॉलेमी थे ये भूगोलवेत्ता भी थे। फिर आता है चीनी यात्री। चीनी यात्री में फाहियान। फाहियान का मूल नाम कुंड था। इसकी पुस्तक का नाम फो क्योंकि था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 399 ईस्वी में थल मार्ग से हिंदुकुश पर्वत होकर भारत आया। फाहियान के अनुसार मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग अधिक धन संपन्न थे तथा जीवों की हत्या नहीं करते थे। भारत की नदी गंगा का जल पुण्य व पवित्र था। फाहियान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत,
सीखी थी। तो देखिए इसी के साथ हमारे जो ये प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी।